ओए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा प्रे करते हैं हम। पहली बात ये देखिएगा 5th नंबर क्लास है, 1 2 3 4 एंड ये अप टू ये फिनिश्ड हो चुका है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ। साथ में बोलेंगे स्माइल, थोड़ा सा चेहरा खिलखिला देंगे। ये इसको देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस केस में हम बात करते हैं 3D। हमने क्या क्या पढ़ा है इससे पहले, 1D पढ़ चुके हैं, 2D भी पढ़ चुके हैं। 1D के केस में भी पढ़ चुके हैं, 2D के केस में भी पढ़ चुके हैं। 1D में तो कुछ नहीं था, अरेंजमेंट था। हमारे पास कौन सा पैरामीटर था, ऐसे अरेंजमेंट था, एक ही पैरामीटर चाहता था, ये A चाहिए या X चाहिए, जो भी कहिए। 2D के केस में क्या था, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता था, ऐसे ऐसे भी अरेंजमेंट होता था। मतलब क्या, इसके बीच का भी डिस्टेंस चाहिए और इसके बीच का भी डिस्टेंस। अगर ये x है तो ये y है, समथिंग ऐसा, समथिंग डिफरेंट, राइट। यानी कि ये चीज़ हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ये दो पैरामीटर चाहिए। 3D के केस में क्या होता है, 3D के केस में देखिए अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, ये स्पेस में पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता था, इट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ऐसे बोलते हैं ना हम, लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस में स्पेस में अरेंज होता है 3D में, तो क्या होता है 3D लैटिस पॉइंट में 6 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। 6 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे देखिए ऐसे जा रहा है, तो इस केस में क्या मिलेगा, 6 पैरामीटर जब रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, सी हियर। ये देखिए ऐसे गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। दिस इज द x, दिस इज द y, दिस इज द z, ठीक है। दिस इज द x, दिस इज द y, दिस इज द z, ठीक है। ओके, अब हमको क्या मिला, 6 पैरामीटर कैसे मिला। ये देखिए x डायरेक्शन में कुछ तो यहाँ पे वैल्यू होगा, डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ये y के लिए, ये y डायरेक्शन में जाएगा तो b का, और यहाँ पे जाएगा तो c होगा, डिस्टेंस c होगा। क्या क्या होता है, a b c कैसे होगा, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, x और y के बीच में, x और z के बीच में कुछ एंगल होगा, z और y के बीच में कुछ एंगल होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल क्या पैरामीटर मिला, a, b, c, x, y, z। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी अल्फा, ऐसे कर दें, अल्फा बीटा एंड गामा, ऐसे कर दें, अल्फा बीटा गामा। तो 3 एज मिला, एज लेंथ, और 3 मेरे को एंगल मिला ना, 3 एंगल और 3 एज। तो यही पे लिखा हुआ 3 डिस्टेंस एंड 3 एंगल आर रिक्वायर्ड। 3 डिस्टेंस और 3 एंगल आर रिक्वायर्ड। तो अब नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर को रिलेट करने के बाद 7 टाइप ऑफ, हियर इज 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। 7 टाइप का मीन्स व्हाट, किसी में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, किसी में a इक्वल टू बी हो सकता है, नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा कुछ होगा, मतलब कहने का मतलब इस तरीके के अरेंजमेंट होगा तभी तो होगा 7 टाइप का हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए उसी को, ये लैटिस पॉइंट है, ये सब के सब क्या है, इट्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और इसी लैटिस पॉइंट को अगर मैं एटम से रिप्लेस कर दूं, या आयन से रिप्लेस कर दूं, या मोलिक्यूल से रिप्लेस कर दूं, किससे, एटम, आयन या मोलिक्यूल, किसी भी चीज से अगर इसे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या समझ में आता है कि ये बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ये इसको बोलते हैं, ये क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। कब, जब जो हर एक लैटिस पॉइंट को एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देंगे तो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, ये A हो जाएगा, सी ये देखिए थोड़ा आगे चला गया, ये देखिए ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब आप देख ही सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये A फिक्स नहीं है, ये A ये भी हो सकता है, B ये भी हो सकता है, C ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा A B C, दैट्स ऑल। उसी को एक दूसरे फॉर्म में मैंने ये दिखा दिया आपको,
ए दिखा दिया दूसरे फॉर्म में, ये बस दो क्यूब है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ताकि आपको विजुअलाइज हो सके, नथिंग एल्स, बोथ आर सेम। ठीक है, सेम एज अल्फा बीटा गामा है, ए बी सी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी भी थोड़ी देर बाद पहले मैं बताया था जो 7 टाइप का, यानी कि 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर को मिला करके हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो इस केस में क्या है, यहां पे देखिए सिस्टम, कौन सा सिस्टम की बात करते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में पैरामीटर और एंगल, तो पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, और ये एंगल। देखिए क्यूबिक कब बोलेंगे, जब ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको इसे याद करना पड़ेगा टेबल को। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक को आपने जो इक्वल है अनइक्वल करते जाइए। देखिए इसको अनइक्वल कर दिया पहली बार, ये अभी भी सेम है, ये 3 आसान है बहुत ज़्यादा, ए बी सी तीनों इक्वल है, एक को अनइक्वल कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट स्टेप में तो दोनों को अनइक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आपके पास आ जाएगा आसानी से। इसको नाम याद रखना पड़ेगा, ये क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये 3 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हेक्सागोनल के बारे में, बेंजीन के बारे में बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं और ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे भी आगे चल करके। हेक्सागोनल शेप होता है, ये बेंजीन होता है। तो हेक्सागोनल शेप के केस में अगर ये बात करूं तो इसके बीच में आप जानते हैं इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री। तो जैसे हेक्सागोनल का टर्म आएगा ना, ये आपको समथिंग, इट इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है, हेक्सागोनल क्यों डिफरेंट हुआ, क्योंकि a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तो है ही है, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें 120 डिग्री आता है, ये फिक्स है, ये इतना ही होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री, दीज आर द फिक्स। एंड देन अब फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल को ही कहीं कहीं रोम्बोहेड्रल भी लिखता है। रोम्बोहेड्रल के केस में क्या होता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही बराबर है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं है, कितना डिग्री है ये पता नहीं, बट 90 डिग्री नहीं है, इतना ही फिक्स है। हो सकता है लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, बट 90 डिग्री नहीं है। दैट इज द ट्राइगोनल। ए बी सी तीनों इक्वल होगा लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मोनोक्लिनिक के केस में और ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक का मतलब क्या होता है, क्लिनिक आप जाते होंगे, क्लिनिक में जाते होंगे, कहाँ पे, कहीं पे, जैसे कि जे बोलते हैं ना डॉक्टर साहब कहाँ गए थे, क्लिनिक गए, तो बोले है ना, तो डॉक्टर साहब क्लिनिक का मतलब ए बी सी ये तीनों के तीनों अनइक्वल है, इतना तो ध्यान रखिए। क्लिनिक टर्म आएगा तो तीनों के तीनों अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, क्लिनिक टर्म आया है। तो एक मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में ये होता है ये इसका अल्फा बीटा गामा भी तीनों इक्वल नहीं होता। देखिएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पहली बात अल्फा बराबर नहीं है बीटा के और बीटा बराबर नहीं है गामा के, यानी कि ये क्या अल्फा और गामा बराबर है, नो, और ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है, नहीं अल्फा बीटा कुछ भी बराबर नहीं। लेकिन मोनोक्लिनिक के केस में क्या कहता है, जो कोई दो एंगल जो है 90 डिग्री पे होगा लेकिन तीसरा जो एंगल होगा 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से जनरली क्वेश्चन पूछता है। हालांकि एवरी ईयर तो नहीं पूछा, लेकिन 3 इयर्स में कभी ना कभी एक बार रिपीट मारता ही मारता है। नीट तो मस्ट भी, नीट तो इस पे फोकस करता ही करता है, इधर ही फोकस करता है, क्योंकि ये ज्यादातर लड़के कंफ्यूज होते हैं एंगल के लेकर के। मैंने एंगल के बारे में बता दिया, ये 3 तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल होते हैं। ये 180 डिग्री होता है तो हेक्सागोनल होता है, लेकिन ये ट्राइगोनल के केस में आपको क्या रखना, अल्फा बीटा गामा ये तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होंगे, राइट। और बाकी तो आप मोनोक्लिनिक में देख सकते हैं एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, बाकी दोनों 90 डिग्री पे है। और ट्राइक्लिनिक के केस में कोई भी एंगल बराबर नहीं है और नहीं 90 डिग्री पे है। ठीक है, चले अब देखिए इसी केस में अभी रोम्बोहेड्रल के केस में मैंने अभी क्या लिखा है, देखिए रोम्बोहेड्रल के साथ ट्राइगोनल लिखा ना मैंने यहाँ पे,
ट्राइगोनल, है ना, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ये सिंपल सा बात है, ये आपको विजुअलाइज करने के लिए दिया हूं ताकि जो आप इस क्यूब को देखें समझें। देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो समझ में आता है, सिंपल सा क्यूबिक के टाइप का है, दिख रहा है। टेट्रागोनल के केस में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मींस व्हाट, ये और ये बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये देखिए हाइट बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री पे है। सेम एज इस केस में क्या बोला है, जो अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑर्थोरोम्बिक के लिए बात किया, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देखिए ये थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल के केस में क्या कहता है, जो ए बी सी तीनों बराबर, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ तीनों ही बराबर है और तीनों का एंगल भी बराबर होगा, तीनों का एंगल भी बराबर होगा। आप 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो तीनों का एंगल बराबर हो, बट 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, कोई भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में मोनोक्लिनिक के केस में ए बी सी नॉट इक्वल, अल्फा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू, आप देख सकते हैं। ट्राइक्लिनिक के केस में कोई भी इक्वल नहीं होता है, और हेक्सागोनल के केस में तो आप देख ही सकते हैं। ए इक्वल टू बी यानी कि मींस व्हाट, ये और ये बराबर है, लेकिन यहां पे ये बराबर नहीं है। एक चीज है, हेक्सागोनल शेप जो बना है आप देख सकते हैं कैसे बना, देखो इधर ये पॉइंट को जब मिलाएंगे ना आप तो ऐसे बनता है, तो ये हेक्सागोनल है क्या, नहीं, ये कहीं ना कहीं इस टाइप से स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक के जैसा बन रहा है, ऑर्थोरोम्बिक के जैसा बन रहा है नहीं, रोम्बोहेड्रल की तरह बन रहा है, क्योंकि ये एंगल दिख रहे हैं, एंगल नहीं दिख रहा है ना, ये एंगल नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में इससे पैरेललोग्राम के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हम किए थे, पैरेललोग्राम टाइप का होता है, ऊपर वाला में देखिए यहाँ पे बनता है। फिर तो इसके बाद से यहाँ पे हेक्सागोनल के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, 120 डिग्री का एंगल होता है, तो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। चले, तो ये सिंपली विजुअलाइज करने के लिए, लेकिन इससे मतलब नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे मतलब है आपको ये चीज़ें तो सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए, मतलब इमेज बने आपके दिमाग में, ये इमेज बने जो बनता कैसे है, स्ट्रक्चर होता कैसे है, राइट। सेम एज यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, इसके लेकर के लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, इस केस में भी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। इस केस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, बट इस केस में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, आपको दिख जाएगा, इस केस में दिख जाएगा। इस केस में क्या होगा बोलो, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, अभी भी 90 डिग्री पे होता है। इस केस में क्या होता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी हो जाता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और गामा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चर के फॉर्म में आपको दिया हूं ताकि आप देख सकें चीज़ों को जो कैसे होता है। सेम एज रोम्बोहेड्रल के केस में, रोम्बोहेड्रल को क्या बोलते हैं बोलिएगा, ट्राइगोनल बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटना है क्या, इससे पहले जो दिया चार्ट वो। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 7 टाइप का है ना। अब 7 टाइप का क्रिस्टल में हम क्या क्या पढ़े, यूनिट सेल, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं बोलिए। अगर यूनिट सेल की बात करूं मैं आपसे, यूनिट सेल, तो आपने क्या बताया था मैंने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आप जानते हैं ये पहला। दूसरा क्या जानते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जानते हैं। तीसरा क्या जानते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक सेल जानते हैं। चौथा क्या जानते हैं, इंड सेल, इंड सेंटर नहीं, इंड सेल बोलते हैं, इंड सेंटर, सॉरी इंड सेल, इंड इसको अगर पढ़ेंगे ना तो इंड सेंटर सेल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईसीसी नहीं लिखता, ईसी लिखता है, इंड सेंटर, राइट। ये 4 टाइप का यूनिट सेल, जो कि ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, हमको बेसिकली ये 3 के बारे में ज़्यादा पढ़ना। अब देखिए ये यूनिट सेल है, इसका मतलब मेरे पास क्या मिला, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये मेरे पास 6 पैरामीटर है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये अगर 6 के 6 इक्वल है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या आप ये सब इक्वल होने की वजह से क्या आप इसे
एससीसी बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। मैंने पूछा जे ए बी सी अल्फा बीटा गामा अगर तीनों इक्वल, ये पैरामीटर आपके पास गिवन है, तो क्या बीसीसी बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, ठीक है। मैं पूछता हूं जे ये बराबर है तो क्या एफसीसी बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। मैं आपसे पूछा जे क्या ये वाला गिवन है तो इंड सेंटर्ड बना सकते हैं आपके पास। इंड सेंटर को बोलते हैं हम लोग क्या, इंड सेंटर को एक एक्चुअल बोलते हैं बेसिस फेस सेंटर भी बोलते हैं। बेसिस फेस सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में फेस सेंटर पे होता है, तो उसको बेसिस फेस सेंटर भी बोलते हैं। वेल, तो मैंने कहा क्या इसे बना सकते हैं? नहीं, ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है प्रैक्टिकल में। क्या ऐसे भी आप घर में जब बनाएंगे तो देखेंगे वो नहीं बन पाएगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री से एससीसी बीसीसी एफसीसी बनेगा, इंड सेंटर नहीं बना पाएंगे, राइट। उसी तरीके से हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। उन 7 टाइप में अभी तो मैंने बात की ए बी सी तीनों इक्वल है, तो मैं नेक्स्ट करता हूं जे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री क्या क्या बना सकते हैं, राइट। तो क्या क्या बना सकते हैं? तो उससे देखा गया है जब आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना सकते हैं और बॉडी सेंटर क्यूबिक बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हमको याद रखना पड़ेगा जे कितने टाइप के बना सकते हैं। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से कितने टाइप का ब्रेविस लैटिस। अच्छा ये बताइए एक बार आप क्वेश्चन कीजिए कि 2D जब पढ़े थे तो 2D में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस विल फॉर्म, कितने टाइप के बनते थे? 5 टाइप के हमने बताया था, उसमें डायग्राम भी बताया था और दिखाया था आपको। अगर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर में जाकर के बैक साइड में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चले, तो अब इसको हमको याद रखना पड़ेगा क्या, हमको क्या इसे याद रखना पड़ेगा क्या जरूरी, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहाँ पे चार्ट बना दिया हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सी हियर, अगर क्यूबिक का केस करते हैं, ये देखिए क्यूबिक का केस है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इससे लिए प्रिमिटिव क्वेश्चन बनता है। ये प्रिमिटिव, क्या प्रिमिटिव के केस में क्या समझे थे? एक होता प्रिमिटिव, एक होता क्या नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के केस में क्या होता है साहब? केवल कॉर्नर पे होगा, ऐसे होगा ना, हाँ ना। और नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर प्लस क्या सेंटर पे भी होंगे, कॉर्नर प्लस सेंटर पे होंगे, लेकिन इसमें कहां पे होगा? केवल कॉर्नर पे होगा। तो इस केस में आपसे मैं पूछूं जे प्रिमिटिव के केस में क्या दिख रहा है? तो प्रिमिटिव के केस में सब कॉर्नर पे दिख रहा है, केवल कॉर्नर पे है, केवल कॉर्नर पे मिलेगा। इस केस में बॉडी सेंटर में देखो यहाँ पे एक बॉडी पे यहाँ पे पड़ा हुआ, कॉर्नर पे था, ये बॉडी पे है। इस केस में क्या बोले, ये कॉर्नर पे तो है, ये फेस पे भी है भाई, ये देखो इधर, ये फेस पे दिख रहा है क्या? किधर गया? ये वाला है, ये वाला ऐसा ना समझे जो गलत है, वो गलत नहीं है, वो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो टोटल 6 है। आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला जो दिख रहा है ना, इसका फेस है, इसका फेस है, इसका फेस है, ठीक है। ओके सी नेक्स्ट, तो इसमें कितने टाइप का ब्रेविस लैटिस है? 3। किसके वजह से? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो टोटल 3 टाइप के कौन कौन से? एससीसी, एफसीसी और बीसीसी बनेंगे। सेम एज आपके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टेट्रागोनल के केस में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसके लिए प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर दोनों बनेंगे। एफसीसी नहीं बनेंगे, फेस सेंटर नहीं बनेंगे, इन सेंटर नहीं बनेंगे। तो इसमें कितने बने? 2। इसी तरीके से आपके पास ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हेक्सागोनल के केस में देखेंगे तो एक टाइप का बनेगा। क्वेश्चन ये बनता है ये तो प्रिमिटिव है क्योंकि जो कॉर्नर पे, क्या ये क्या है? ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव? दिस इज योर क्वेश्चन। ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव आपको बताना है। इन द नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूंगा जे इसे हम क्या बोलते हैं। दीज आर द प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। मैंने क्या कहा? ये प्रिमिटिव कॉर्नर पे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर एज वेल एज सेंटर पे होते हैं। तो आपको इसे आंसर करना है, दीज आर द प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि जो मैंने क्या लिखा है ब्रेविस लैटिस कितने बने? 1। अब देखिए यहां पे इस केस में बात करें, ये प्रिमिटिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक के केस में हम सब चीज बना सकते हैं। प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक वो बना सकते हैं, प्रिमिटिव को ही सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, वो बना सकते हैं। बॉडी सेंटर बना सकते हैं,
फेस सेंटर्ड बना सकते हैं और इंड सेंटर बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं दीज आर द इंड सेंटर्ड, इट्स कॉल्ड इंड सेंटर, या इसी को बोलते हैं क्या, बेसिस फेस सेंटर भी बोलते हैं। बेसिस फेस सेंटर यानी कि जो एक दूसरे का अपोजिट में होता है उसको बेसिस फेस सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बी के केस में आप चारों बना सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के केस में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा या गामा, कुछ भी कह सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां गामा लिखा हुआ तो जरूरी नहीं है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो इससे प्रिमिटिव भी बनता है एज वेल क्या इंड सेंटर भी बनता है। तो इससे कितना बना 2। नेक्स्ट, इस केस में ट्राइगोनल के केस में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप बात किया था थोड़ी देर पहले, एंगल तो है तीनों का सेम लेकिन 90 डिग्री पे नहीं है, तो इससे क्या मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा, दीज आर कॉल्ड। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है, ये भी प्रिमिटिव, ये भी प्रिमिटिव, ये ऊपर वाला दोनों प्रिमिटिव, इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ये प्रिमिटिव है या क्या है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। उसके साथ साथ इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं है, दीज आर ऑल्सो प्रिमिटिव, दीज आर ऑल्सो प्रिमिटिव। लेकिन क्योंकि जो ये भी कॉर्नर पे है, ये भी केवल कॉर्नर पे है, आपको सिर्फ आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा हेक्सागोनल के केस में ये क्या होगा। ओके, तो टोटल हमारे पास ये कितने होते हैं, देखिए 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है 6 + 4 बराबर कितना होता है 10 एंड 10 + 2 12, 12 एक 13, 13 एक 14, इट्स कॉल्ड 14 ब्रेविस लैटिस। एक क्वेश्चन में जेई क्वेश्चन में पूछा था, एडवांस के केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उस केस में पूछा था जो टोटल 3D यानी कि 3D लैटिस के केस में हमारे पास टोटल ब्रेविस लैटिस कितने बनते हैं। ठीक है, तो 3D से यानी कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस हम बना सकते हैं। राइट, ओके नेक्स्ट, इसे तो रटना ही पड़ेगा, तो हम लोग रटने के लिए क्या मिला, 2 चीजें मिला। ये इस अगर चार्ट को देखते हैं तो इसे सब दिख जाएगा आपको, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ये लिख दिया हूं, और कौन कौन से होते हैं ये भी लिख दिया। और इसको ध्यान रखना पड़ेगा साहब, जो टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस केस में यहां पे अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक का, आप कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है सिमेट्रिक कौन कौन था, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे सिमेट्रिक कौन होगा, तो जो सबसे सिंपल होगा तो पहला प्रिमिटिव को सिमेट्रिक बोलते हैं, और अनसिमेट्रिक कौन सा होगा, तो इसके लिए ये प्रिमिटिव मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, क्यूबिक। क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्यूबिक सबसे ज्यादा सिंपल। अब इस क्यूबिक में क्या, कौन सा क्यूबिक की बात कर रहे हैं, इस क्यूबिक में कौन सा क्यूबिक की बात करता है, तो प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके लिए क्यूबिक के केस में ये वाला जो क्यूबिक होता है काफी सिस्टमेटिक होता है और सिमेट्रिक कह सकते हैं, ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक कौन सा होता है, तो ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, तो मैंने क्या कहा, सिमेट्रिक के केस में क्यूबिक होगा और अनसिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्यों होता है, क्योंकि वो इक्वल ही नहीं है, नहीं ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंपल क्यूबिक, ये देखिए सिंपल क्यूबिक मतलब क्या, किसके बारे में बात कर रही है, प्रीमिटिव, है ना, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव सिंपल क्यूबिक इज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड, दीज आर द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अमॉन्ग देम ऑल, जितने सारे दिए हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, खास करके नीट का फेवरेट जगह पड़ेगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने क्यूब के बारे में देखा। एक देखिए, एक क्यूब है, एक क्यूब है, इस क्यूब में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्यूब एकदम बिल्कुल, थोड़ा सा दूर होइए
और थोड़ा सा ये होकर के देखिए इसको, 3 डायमेंशनल, ये क्या होता है आपके तरफ आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से यहां पे जा रहा, दीजिए द फेस डायगोनल। किसका फेस है भाई? ऊपर वाले का फेस है, ये वाला का फेस है ना, ये वाला का फेस है, यस और नो? फेस डायगोनल। सेम एज इसकी बात करूं तो दीज आर ऑल्सो द फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? these are also the face and this one is the face diagonal, this one is the face diagonal, ठीक है। सेम है जिस तरीके से आप देख सकते हैं बाकी का भी, इस केस में भी देख सकते हैं, बॉटम में भी देख सकते हैं। बॉटम का अगर फेस की बात करें तो क्या बताइएगा? इस तरीके से, ओके। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये तब फेस किसका है? ये है जो आपके साइड में वॉल है, जो आपके साइड में जो है उसका फेस है, ये उसका फेस है। और बॉटम का फेस जो मैंने रेड से ऐसे मोटा ये जो बनाया, ये बॉटम का फेस है, ठीक है, ठीक है। तो फेस डायगोनल समझ गए। अब देखते हैं बॉडी डायगोनल के केस में। यहां पे देखिए, सी हियर, यहां पे देखिए बॉडी डायगोनल के केस में क्या, अगर इसके बारे में बात करें तो बॉडी डायगोनल क्या बात करेंगे? ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये बॉडी डायगोनल हो गया। सेम एज इसके बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? यहां पे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जाएंगे तो दीजिए तो बॉडी डायगोनल हो गया। तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर? आपने कहा जी यहां से बॉडी डायगोनल जाएगा, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। अरे चारों से जाएगा ना, एक यहां से नीचे जाएगा, फिर एक यहां से नीचे जाएगा, फिर एक यहां से नीचे जाएगा और एक यहां से नीचे जाएगा, जाएगा ना, ओके। तो टोटल हमारे पास कितने मिले? 4 बॉडी डायगोनल। टोटल फेस डायगोनल कितने मिले? हाउ मेनी फेस डायगोनल? अच्छा इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे सब लिखा हूं, मैं बताता हूं। बट मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, फेस डायगोनल का लेंथ क्या था? देखिए अगर मैं इसको a मानता या x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ये भी x मान लेता हूं, अगर दोनों का इक्वल डिस्टेंस है तो क्या करेंगे? x, तो इसके लिए तो निकाल ही सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम क्या लिखेंगे? h इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना आप, ऐसा लिखते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े और क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्या? √2x, ऐसा ही बात करेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, ये √2x हो गया किसका? फेस डायगोनल का। अब एक फेस डायगोनल का डिस्टेंस इतना है तो ऐसा नहीं है हर एक फेस डायगोनल का अलग होगा, सब फेस डायगोनल का सेम है, ठीक है। अब देखिए ये जो है बेस से आया है और ये यहाँ पे ऊपर में जा रहा है, वर्टिकल में जा रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? ये वाला दीजिए 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके लिए कितना होगा आप जानते हैं? तो √2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एंड दैट इज इक्वल टू, क्या ऐसा कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है, इसके लिए किधर गया, इसके लिए x होता है, ये पता है आपको। तो सी हियर यहां पे क्या मिला? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एंड दैट इज इक्वल टू √3x, ये बाहर नहीं, ये सॉरी, ये √3x बाहर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा भाई? 3x स्क्वायर होगा ना, और 3x स्क्वायर होगा तो इसके लिए क्या करेंगे? √3x हो जाएगा, है होगा नहीं होगा? तो आपको क्या क्या समझ में आया? √3x भी होगा किसका? बॉडी डायगोनल। √2x होगा किसका? होगा फेस डायगोनल, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना? या सर नो? थोड़ा सा हंस दीजिए, हंस दो। नेक्स्ट, अगर मैं पूछता हूं इसके लेकर के जो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने एक क्यूब में, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड वेर इज इट 8, है ना? टोटल 8। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 फेस किसे हुआ? देखो इधर देखो, एक क्यूब है, एक दिवाली है, एक दिवाली, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, एक दीवाल है, एक दीवाल है, देखो ये दीवाल है, एक दीवाल है, 4 दीवाल हो गया ना भाई, 4 दीवाल हो गया। उसके वजह से एक ऊपर से एक नीचे से, टोटल हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6। मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ एज कितना है? एज बोले तो किनारा, तो किसी भी वॉल के किनारा, देखो एज की बात करें तो ये एक देखो 1 2 3 4, ऊपर वाला छत के ऊपर में चारों तरफ में चले जाओ, नीचे में बेस में आओ, 1 2 3 4, ये भी नीचे वाला ग्राउंड से एज किनारा तो, और ये तो है ना भाई दीवार के कॉर्नर भी तो होगा, तो 1 2 एंड 3 एंड 4, टोटल कितने हो गए? 12 हुआ ना? तो ये टोटल 12 हो गया। अब लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेस सेंटर, हाउ मेनी फेस सेंटर? तो एक फेस है भैया, एक फेस सेंटर इसी को बोलते हैं, ये देखो
ये वाला सेंटर है ना, क्योंकि इसी का फेस है, ये वाला फेस है और उसके फेस का ये सेंटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे, एक फेस है तो एक फेस होगा तो उसके एक ही सेंटर होंगे, तो 6 फेस है तो 6 फेस सेंटर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ, क्या पूछा, नंबर ऑफ एज सेंटर, तो जितने एज होंगे, ये एज है ना, ये एज है ना, एज है, एक एज है तो यहाँ पे एज सेंटर एक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एज सेंटर, हाउ मेनी एज सेंटर से देयर 12। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, किसी भी क्यूब के अंदर में, तो ये तो कहीं शेयर नहीं किया ना, ये तो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ ना, जब बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 के बराबर, यानी कि एक ही है, एक बॉडी में ही होगा, सिर्फ बीचों बीच में पड़ा होगा, उसको बॉडी सेंटर। फेस डायगोनल, हाउ मेनी फेस डायगोनल आर देयर, तो यहाँ पे लिखा हुआ 12, तो देखिए 12 कैसे हुआ, ये देखो, ये एक फेस की बात कर रहा है, देखो इधर ये एक ही फेस है, ये वाला फेस है, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये है, नहीं, एक डायगोनल इसे बोलेंगे, एक डायगोनल इसे बोलते हैं। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी फेस डायगोनल आर देयर, एक फेस पे 2 बॉडी डायगोनल, एक फेस पे 2 फेस डायगोनल, एक फेस पे 2 फेस डायगोनल, तो 6 फेस पे कितने, इंटू 6 कर दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 12 फेस डायगोनल। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हुए, तो देखिए यहाँ पे, यहां से यहां गया 1, यहां से यहां है 2, और यहां से यहां जाएगा 3, और यहां से यहां जाएगा 4, सही है। तो टोटल बॉडी डायगोनल टोटल हाउ मेनी 4। आप देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, ऊपर वाला में भी आप देख सकते हैं, इस केस में भी देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहाँ पे जाएगा, इस केस में देख सकते हैं यहां से लेकर के यहाँ जाएगा, और इस केस में देख सकते हैं यहां से लेकर के यहाँ पे जाएगा, और इस केस में जो है ना, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ से लेकर देखो ये मोटा वाला है ना, जहाँ पे मैंने ब्रॉडेड किया है, थोड़ा सा बोल्ड किया है, वो वहां से लेकर वहीं तक जाएगा, इस पॉइंट तक ही जाता है डायगोनल, ठीक है उसका। ऐसा नहीं है जो वो छोटा हो गया बड़ा हो गया, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर 4। क्वेश्चन ये बनता है लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल, साहब अभी निकाला था मैंने, बोलो √2x, x बोले तो दीज आर द एज लेंथ, या फिर कहीं कहीं पे √2a ऐसे देता है, जनरली a ही देता है क्वेश्चन वगैरह में। ओके, इसके लिए क्या बोलेंगे √3x इक्वल टू क्या बोलते हैं √3a भी बोलेंगे। ये x इक्वल टू a है, ये और a क्या है, व्हाट इज द a इज द एज लेंथ, ठीक है, a इज द एज लेंथ, एज लेंथ किसका, क्यूब का, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अब देखते हैं यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ 3D यूनिट सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ 3D यूनिट सेल, सबसे पहली बात है सिंपल क्यूबिक, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल SAC भी बोलते हैं, यानी कि क्या बोलता है एटम्स ओनली एट कॉर्नर। कहां पे पड़ा हुआ है, केवल कॉर्नर पे, देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। हमने क्या कहा, ये 3D है, ये आपने जो अरेंज करना शुरू किया है, हमने जो अरेंज कर रहे हैं, ये केवल कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं हम, ओनली ये इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस डायरेक्शन में। जब आप इस साइड में भी करोगे ना, तो आपके पास इस तरीके से 4 स्फीयर, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 स्फीयर मिल जाएंगे। इन चारों स्फीयर को मिलाओ, 1 2 3 4, उस तरीके से यहाँ पे जाओगे तो वो वाला स्फीयर से आएगा, यहाँ पे जाओगे तो ये वाला आएगा, यहाँ पे आओगे तो ये वाला आएगा, यहाँ पे आओगे तो ये वाला है, ठीक है। और ये इस टाइप से मिला दो, देखो एक क्यूब बन गया, यानी कि चारों का सेंटर से मैंने बनाया, ये वाला एक अलग, ये वाला एक, ये वाला एटम, ये वाला एटम, चारों के एटम से ये वाला दिख नहीं रहा, पीछे है, दिख रहे हो, ये वाला आगे वाला है, ये वाला है, ये देखो एक क्यूब बन गया। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब है ना, इसका पोर्शन जो होता है ना, देखो अब इसी को इसमें दिखाया हूं मैं, इस केस में, इस डायग्राम में दिखाया हूं। 2-3 चीजें हैं, एक तो आपको ये से सिंपल सा दिख रहा है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, सब ऐसे दिख रहा है आपको, देख लीजिए ऊपर में 4 है, नीचे में 4 ऐसे दिख रहा है। ओके, उसी को मैंने इसमें देखा, और इसको अब ने क्या किया, एक जस्ट एक क्यूब टाइप का लेकर के उसके बॉल के ऊपर में ही डाल दिया, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है बाहर का उसको छट दिया, उसको इसलिए क्यों दूसरे क्यूब में, हम थोड़ा सा डिटेल आगे जाएंगे तो बताऊंगा मैं, बट एक क्यूब का शेप का उस बॉल के बीचों बीच में डाल दिया। तो देखिए क्या मिला, ये वाला पोर्शन कट के आ गया, ये वाला पोर्शन है, ये वाला
एक के लिए, किसके लिए है ये वाला किसके लिए, इस पोर्शन से आया, इससे आया, इससे आया, इस बॉल से आया ये वाला, फिर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस टाइप से देखेंगे नीचे में भी होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है जी इसका क्या पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ये ए डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं एज लेंथ, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ए करते हैं एज लेंथ, राइट, दीज आर द एज लेंथ। अब ये एज लेंथ यहां से लेके यहां तक है, हमने क्या कहा जी इसका रेडियस आर होगा और यहां तक होगा तो 2r हो जाएगा, एक पूरा डायमीटर हो जाता, तो यहां तक r होगा और ये भी r होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये सटा हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ है, राइट। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो जाता है जो 2r = a के बराबर। हम थोड़ा आगे देखेंगे तो देख लेंगे, बट इसको a से रिप्रेजेंट किया, ये देखिए a से, और a को रेडियस r से रिप्रेजेंट किया, तो यहां से ये r है और ये भी r है, तो क्या ये वाला सही नहीं है, 2r = a होगा, नहीं होगा, होगा। क्वेश्चन ये बनता है जी ये कितना पार्ट है, इसके बारे में ही जानना है, ये कंट्रीब्यूशन, ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है। अगर एक एटम का है तो उसको कट करके बाकी रेस्ट ऑफ द चला गया दूसरे क्यूब में, लेकिन ये जो पार्ट जो गया है इस क्यूब में आया है वो कितने पार्ट के बराबर है, तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम। तो हम बात करेंगे अभी, थोड़ा सा आप धैर्य रखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके सी, तो हमने क्या देखा, जहां मैंने लैटिस पॉइंट आर देयर, ये लैटिस पॉइंट, इसी लैटिस पॉइंट को अरेंज किया मैंने स्पेस में, और इसी को क्रिस्टल लैटिस कब माना, जब ये एटम के रूप में इसको कंसीडर कर लिया, और एटम के रूप में कंसीडर कर लेंगे तो क्रिस्टल लैटिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर, 8, और जितने लैटिस पॉइंट होंगे उतने नंबर ऑफ एटम बैठा दीजिए आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं बॉडी सेंटर के केस में। सी हियर, बॉडी सेंटर के केस में क्या होता है, एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे होगा, एंड बॉडी सेंटर पे भी होगा। तो देखिए सिंपल वे में ये दिखा दिया। अब ये देखिए बॉडी सेंटर में ये बीचों बीच में पड़ा है, तो ये तो किसी और क्यूब में जाने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे एक बीचों बीच में दिखा दिया। और ये कॉर्नर वाला जितने सारे हैं वो कॉर्नर वाला तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे दूसरे दूसरे के, तो ये दूसरे दूसरे में कुछ चला गया पार्ट। और इसके मैंने अब बात करेंगे इस एक क्यूब के अंदर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं, तो वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि एक क्यूब में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मैं थोड़ी देर में बताता हूं इसके लिए, क्योंकि जो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को विजुअलाइज कराना पड़ेगा आपको, फिर मैं बता पाऊंगा जो क्या सीन होता है। ठीक है, चलो। तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर, अगर पूछूं तो कितने लैटिस पॉइंट होंगे, तो 8 लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, 1 लैटिस पॉइंट होगा तो बॉडी सेंटर में। टोटल लैटिस पॉइंट इज देयर 9 लैटिस पॉइंट, राइट, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं फेस सेंटर में। सेम एज फेस सेंटर की बात करें, ऑल एटम्स एट ऑल कॉर्नर एंड क्या लिखा हुआ, ऑल फेस सेंटर्ड। तो आपके पास कॉर्नर पे तो है ही है, एज वेल एज फेस सेंटर पे भी है, तो 6 फेसेस होते हैं आपके पास, देख सकते हैं 6 फेस होंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे। दिख रहा है क्या, ये 3 देख लो इधर, ये 3 और ये 3, टोटल 6 हो गए, 6 फेस हो गए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी बॉडी सेंटर में नहीं है, तो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर है, तो ये फेस सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये कॉर्नर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब बस इतना इमेज जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा तो फिर से मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे क्या है। नेक्स्ट, तो अब मैं पूछा हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर, तो 8 कॉर्नर पे तो होंगे, ये 8 कॉर्नर पे तो होंगे, और इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने, 6, एंड दैट इज इक्वल टू 14। तो ये लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज द 14, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंड सेल के बारे में बात करते हैं। तो इंड सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में ECC देखिए यहाँ पे, अगर इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बात करें तो एटम कहां कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस कहां पे होगा, 2 अपोजिट फेस पे, ये लिखा हूं मैं 2 अपोजिट फेस सेंटर्ड, 2 अपोजिट फेस सेंटर्ड पे भी होगा, एज वेल एज कॉर्नर पे होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तो है ही, और एक यहां पे है तो इसके अपोजिट में। अगर ये नहीं होता तो एक यहां होता तो एक यहां होता, अगर ये भी नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, एक यहां पे होता इस फेस फ्रंट वाले पे, और एक यहां पे होता बैक साइड वाले पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किसी 2 अपोजिट, डायरेक्ट 2 अपोजिट में। तो इन सेंटर्ड से यूनिट सेल के बारे में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर पे होते हैं और 2 अपोजिट फेस पे होंगे, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये नहीं बनेंगे, हमने बताया लैटिस पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं एटम से, इसलिए हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। तो पूछेंगे जो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 10, इट्स रॉन्ग,
क्योंकि हमने बताया था जी इसमें एक एटम का कितना, ये वाला देख रहे थे आपने थोड़ी देर पहले, ये क्यूब दिखाया था मैंने, ये क्यूब दिखाया, ये वाला देखिए ना, ये वाला कंट्रीब्यूशन कहां पे आ रहा है, पूरे क्यूब में तो पूरा होल एटम नहीं आ रहा ना, दैट्स वाई हम कंसिडर नहीं कर सकते उसको बारे में, ठीक है। तो कभी ऐसा ना करें जी जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होगा उतने नंबर ऑफ एटम होंगे, नो, वो कंट्रीब्यूशन कितने हैं उसके आधार पे हम बात करेंगे। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन के बारे में अभी तक मैंने बताया जी आपको बताऊंगा। देखिए इधर कॉर्नर पे 1/8, एज सेंटर पे 1/4, 1/2 एंड 1, ठीक है। इसको अब समझाने के लिए मुझे थोड़ा यहां चलना पड़ेगा। आइए, हाउ मेनी क्यूब आर देयर, इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, देखो इधर 1 2 3 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6 एंड दिस इज द 7 एंड दिस वन इज द 8। इतना तो दिख रहा है, 8 क्यूब दिख रहा है। हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ एक के बारे में डिस्कस करने, हमको सबसे पहले इसी तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके और एक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, राइट, क्लियर। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। मैंने बताया था ना जो घर बनता है, मैंने बताया था आपको जो घर जो बनाते हैं हम, उस घर में हम क्या लगाते हैं साहब, ब्रिक लगाते हैं। उस ब्रिक को एक को निकालेंगे और ये यूनिट सेल होता है ना। अब देखिए ये बहुत सारे मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द यूनिट सेल मिला है, उसमें से एक यूनिट सेल को मैंने निकाला, ये यूनिट सेल निकाल करके यहां रखा। तो आपने कहा जी भैया ये वाला तो जो है वो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, लैटिस पॉइंट है। इसी लैटिस पॉइंट को जब हमने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा कब, जब हम इसको एटम मान लेंगे। तो हमने एटम मान लिया, इसका मतलब यहां पे जो प्रेजेंट है, ये वाला जो है वो एटम की तरह ट्रीट कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां पे एक ही बार में ये क्लियर हो जाएगा। सी हियर, ये जो एटम प्रेजेंट है, ये कितने क्यूब से मिला घिरा हुआ है। तो अब देखिए ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये तो है ही है, और जस्ट उसके ऊपर भी तो है, कौन सा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये भी तो है, 1 2 3 4, जस्ट मतलब क्या, इस पे अगर एटम रख दे तो ये 3 4 इस फ्लोर पे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये देखो ऐसे 4 रूम और ऐसे 4 रूम, ठीक है। जस्ट इसको सुपर इंपोज कर दें, इसके ऊपर में उठाकर रख दो। तो हमने क्या देखा, अगर यहां पे एटम प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, या यूं कहूं जो यहां पे अगर एटम प्रेजेंट है, इसको जस्ट ऊपर में ले जाकर रख देंगे तो ये एटम स्फेरिकल होता ना, तो स्फेरिकल तो गोल होगा, जब गोल होगा तो ये आधा पार्ट उसके 4 क्यूब के बीच में होगा और हाफ पार्ट जो होगा ऊपर वाले 4 क्यूब के पार्ट में होगा। नहीं समझ रहे हैं, बट मैंने क्या बताया, सी हियर, ये कॉर्नर पे है, एक स्फीयर है, ऐसे एटम है, ये 4 हाफ, ये स्फेरिकल है, बिल्कुल स्फेरिकल ऐसे है। तो यहां से कट करोगे तो ये हाफ जो है वो नीचे 4 वाले में कंट्रीब्यूटेड होगा, ऊपर हाफ जो है वो 4 वाले में कंट्रीब्यूट, मींस व्हाट, टोटल एक एटम जो है वो कितने में कंट्रीब्यूटेड है, 8 में, है कि नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं ये एटम है, इसको 8 पार्ट में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक्चुअल में ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे 8 पार्ट में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यूब है, ये जो डार्क वाला ये जो क्यूब है, ये जो मैंने बताया, ये जो क्यूब है, इसमें ये वाला एटम जो निकाल करके लाए तो कितना आया, 1/8 ही तो आया, क्योंकि ये 8 से घिरा हुआ ना, 8 से, तो जितना कंट्रीब्यूशन इतने होगा उतना ही सारे सब में होगा। समझ पा रहे तो सब में होगा। इसका मतलब क्या, एक कॉर्नर का एटम जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितने के बराबर होता है, बोलो, 1/8 के बराबर। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, कौन सा भाई, एज सेंटर के बारे में। देखिए सी हियर, एज सेंटर के बारे में, क्या ये एज है, एज सेंटर है। ये कितने क्यूब से घिरा हुआ है, बोलो। ये देखो मैं बता रहा हूं, दिस द 1, दिस द 2, ये बेस पे है, एंड ये वाला देखो, दिस द 3 एंड दिस द 4, ठीक है। तो ये वाला भी तो दीवार है भाई, ये वाला तो दीवार है ना, ये वाला तो दीवार है ना, देखो ये वाला दीवार ही तो है, जो मैंने व्हाइट किया यहां से लेकर के ये पूरा तो दीवार ही तो है, ये है नहीं है, ये पूरा दीवार है। तो इससे क्या हुआ, ये वाला एटम पड़ा है, तो इस 1 नंबर से भी है, 2 नंबर से भी है, 3 नंबर से, 4 नंबर से। इसका मतलब कि ये वाला जो एज सेंटर है,
अब हमको तोता की तरह रट लेना है कि जो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। समझ में आया क्या? हमको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, हम उतने ज्यादा क्रिस्टलाइन नहीं समझ सकते, लेकिन इससे बढ़िया और नहीं समझाएगा, क्योंकि जी ये कंप्लीट विजुअलाइज कराता हूं मैं कि जो आप देखो कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन है। एक बार आप समझ जाएंगे आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपने एज सेंटर के बारे में समझ गया। अब बात करते हैं हमारे पास फेस सेंटर। सी हियर, फेस सेंटर के बारे में कितना लिखा हुआ? 1/2। देखो इधर फेस सेंटर में किसी एक फेस को पकड़ ले तो बेहतर है, जिसको डार्क किया उसको पकड़ो। तो देखो ये वाला किसी का फेस है। तो कौन कौन से क्यूब से अटैच है ये वाला फेस सेंटर? एक इससे भी है, एक इससे। ऊपर वाले से अटैच है क्या? नहीं भैया, ये वाला तो फेस के अंदर है ना, ये वाला है ना। तो इस फेस पे जो एटम प्रेजेंट होगा, आधा इधर आधा इधर, यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है साहब? 1/2 है, नहीं है? इसका कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का कितना है? 1/2। और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब किस बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं? किसी भी क्यूब के अंदर में। तो भैया चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो बीच में जाके बैठ गया है, तो उसका कहीं पे कटने वाला बात ही नहीं है, वो क्यूब के अंदर ही बैठा हुआ। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 के बराबर। इसका मतलब क्या समझ में आया? हमारे पास ये 4 है, कॉर्नर पे 1/8, 1/4 किसका था बोलो? एज सेंटर का। 1/2 किसका था बोलो? फेस सेंटर का। और 1 था किसका बोलो? बॉडी सेंटर का। ठीक है, इधर ले 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं मुझे लगता है। अब मैं पूछूं आपसे, यहीं पे क्वेश्चन करता हूं, यहीं पे एक छोटा सा मैं पूछता हूं कि ये व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। यहां पे पूछा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? एटम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? आप क्या बोलोगे? तो ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, उस तरीके से 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8 है ना। अगर सबके सब 1/8 है, सबके सब 1/8, ये 1/8। अब आप कहेंगे सर इधर तो कोई क्रिस्टल है ही नहीं, कोई यूनिट सेल है ही नहीं, इधर यूनिट सेल ही नहीं। भैया मैं 8 ही यूनिट सेल लिया हूं आपको, इसमें मिलियन एंड ट्रिलियन नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। ठीक है, तो इससे हमको ये नहीं समझना है जिसके दाएं में नहीं है कि उसके बाएं में नहीं है, कि आगे नहीं है कि पीछे नहीं, चारों तरफ है। हमको यही कहना है चारों तरफ है और चारों तरफ ही होता है। तो मैंने क्या बताया, जो इस केस में 1/8 कंट्रीब्यूशन है, उसी तरीके से सब में कंट्रीब्यूशन है। तो अब बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 8 एटम है। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक एटम का इस यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या कि एक यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल की बात करें, मैं बॉडी सेंटर की बात नहीं किया, मैं फेस सेंटर की बात नहीं किया, मैं एंड सेंटर की बात नहीं किया, मैं एज सेंटर की बात नहीं किया, मैंने किया सिंपल यूनिट। क्योंकि ये केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल केवल कहां रहता है? कॉर्नर पे, ओनली फॉर कॉर्नर। तो कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी? 1/8 हो जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन, और इंटू 8 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1। इसी को हम बोलते हैं जेड। अभी थोड़ी देर में कैलकुलेशन सिखाता हूं आपको। सी हियर, पहला हो गया। सेम है, फेस सेंटर के लिए निकाल सकते हैं, बॉडी सेंटर के लिए निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको बस इतना देखा 1/8, 1/4, 1/2, 1। ठीक है, कहां कहां होता है आपको बता सकते हैं। 1/8 कॉर्नर पे होता है, 1/4 एज सेंटर पे होता है, 1/2 फेस सेंटर पे होता है, और 1 जो होता है बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए इस केस में क्या लिखा हुआ, इफेक्टिव नंबर ऐसी है जो मैंने लिखाया। देखो इधर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, एक यूनिट सेल में, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इस एक यूनिट में टोटल इफेक्टिव नंबर क्या है? हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर्स आर देयर? तो हम क्या समझेंगे, देखो z इज इक्वल टू, दीज आर द समेशन, समेशन मैंने प्लस करना। तो लोकेशन ऑफ एटम, हाउ मेनी लोकेशन आर देयर? अगर सिंपल की बात करें तो कितना लोकेशन होगा बोलो? हाउ मेनी? बोलिए थोड़ा सा बोल दो भाई। टोटल कितने हो जाएंगे? 8, है ना। तो लोकेशन क्या हुआ? 8। अब कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम, इस एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो बोलो? 1 एटम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन,
कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट लोकेशन, इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन, इस लोकेशन पे, ये वाला इस लोकेशन पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, दैट इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यानी कि दिस इज द 1/8, ये खत्म हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के बराबर। तो सेम एज यहां पे देखिए एससीसी के केस में कॉर्नर पे होता है, तो 8 कॉर्नर है, 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। बीसीसी के केस में क्या होता है भाई, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर पे तो ये होगा, कॉर्नर का ये होता है कंट्रीब्यूशन, और बॉडी सेंटर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि जो वो किसी और में नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। सेम एज फेस सेंटर की बात करें, फेस सेंटर में कॉर्नर फेस सेंटर पे होता है, तो जेड इज इक्वल टू 1/8, देखो ऐसे हो जाएगा, और फेस सेंटर इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद से इंड सेंटर की बात करें तो इंड सेंटर में कॉर्नर पे, उसके बाद से फेस सेंटर, कहां पे फेस सेंटर भाई, सिर्फ 2 फेस सेंटर पे होंगे, यहां पे 2 फेस सेंटर होंगे, राइट। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो दिस प्लस दिस इक्वल टू 2, ठीक है। इंड सेंटर के बाद कॉर्नर एज वेल एज कहां पे, एज सेंटर पे, तो जेड इक्वल टू क्या 1/8 इतना, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये जो जितना आया है ये सब के सब इसी को जेड का बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं। ये जेड कहां से आता है, जेड क्यों बोलते हैं, या फिर जेड के क्या मतलब है, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, जो इफेक्टिव नंबर है, देखो इधर लिखा हुआ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इसको बोलते हैं जेड, ठीक है, जेड बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना जेड का वैल्यू है, तो किसी भी एटम्स के लिए पूछा जाए जेड का वैल्यू क्या है, सपोज दैट मैं पूछता हूँ सोडियम है, इसका जेड का वैल्यू क्या होता है, क्या बोलेंगे 11, क्योंकि जो इसका जो एटॉमिक नंबर है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, ये तो बोलते हैं ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो आपने ये बता सकते हैं, ये जेड का वैल्यू जो होता है उसके लिए हम बात करते हैं थोड़ी देर में आगे चल कर, पैकिंग इफिशियंसी जब बात करेंगे ना, या इसी को बोलते हैं और करके पैकिंग फ्रैक्शन, जब बात करेंगे उसमें जेड का वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आज तक का यही है, थैंक यू सो मच, और इसे देख लेंगे, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।